नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर, जिसका जल्दी ही नाम बदलने वाला है। आप सबकी रिकमेंडेशंस को देखा और समझा जा रहा है। शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कल सेशन नहीं ले पाए थे। आप में से कुछ मेरे मित्र परेशान हुए थे इस कारण से, उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं। और कारण उसका यही रहा साथियों, क्योंकि असल में पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी और फिर केवल मैं YouTube का ही सेशन कर पाया। अपनी कुछ व्यस्तताओं के चलते मैं आपका सेशन नहीं कर पाया था। तो इसके लिए कल भी मैंने लाइव सेशन में भी बोल दिया था, आज मॉर्निंग में भी बोल दिया था और अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। मेरे साथ में इस समय मेरे साथी स्थित हो चुके हैं ऋषभ, दीपांशी, सोनू, आर्यन, किसान पुत्र, अर्पित चौहान, राहुल कुमार दास, ऋषभ शर्मा। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और आज का सेशन बहुत अच्छे से करने के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और सेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की स्ट्रक्चर मतलब जो हमने टाइटल यहां पर लिख रखा है, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड की ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो ज्यादा नॉलेजेबल। देखिए, दो बातें समझनी है। जब हम ज्योग्राफी वर्ल्ड की डिस्कस करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आप वर्ल्ड की पॉलिटिकल ज्योग्राफी डिस्कस करें। पॉलिटिकल से मतलब है कि नदी, नाले, तालाब, इनके बारे में बताते हुए कौन सी लोकेशन कहां पर है, कौन सी स्ट्रीट कहां पर है, जिसे हम आजकल मैपिंग बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाने, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाने, अर्थक्वेक के बारे में जाने या फिर रॉक्स के बारे में जाने। ये सब चीजें जो हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा मायनेपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हल्का सा मुझे लग रहा है कि बोर्ड कट रहा है, और वो जो हल्का सा बोर्ड कट रहा है ये मुझे दिख रहा है और शायद अब थोड़ा मैनेजेबल हो और अब पूरी तरह से मैनेजेबल हो, ऐसा मैं मानता हूं। एक्चुअली क्या है ना यार, मैं आज अपने ओरिजिनल स्टूडियो में नहीं हूं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज हो गया है। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और थोड़ी देर के लिए अपनी कमेंट्स, चैट वगैरह रोक दीजिए। आप सबसे गुजारिश है, इस एप्लीकेशन पर यह फीचर अवेलेबल है कि आप जो चीज अभी मुझसे लाइव पढ़ रहे हैं ये आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कई बार देख सकते हैं। फिलहाल लाइव में मेरी एक लिमिट होती है कि मैं इसी स्पीड में बोलता हूं। कुछ उन लोगों के लिए जो एकदम बिगनर हैं, जिन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया ही है। कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जो काफी उम्रदराज भी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो काफी नन्हे मुन्ने भी हैं। तो मुझे मेरी स्पीड में चलते रहने दीजिए। रही बात इस चीज की कि आप अगर मुझे तेज करके सुनना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर एक फीचर है जिसमें आप मेरी गति को 2x, 3x, 4x करके सुन सकते हैं। लेकिन वो जब हमारा सेशन रिकॉर्ड हो जाता है, यानी जब सेशन यहां से खत्म होकर के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंच जाता है, आप वहां उसे सुन पाएंगे। ठीक है, चर्चा करते हैं। अर्थ को जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी नजर में तो अर्थ एकदम प्लेनर है। प्लेनर मतलब जहां आप और हम रहते हैं वहां देख के ऐसा लगता है सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया ऐसे मतलब कि आप अगर आज अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि यार मतलब ऑलरेडी ऑल गुड वाली स्थिति है। मान लीजिए मैं अगर सीधा सीधा चलता चला जाऊं तो कितनी ही दूर तक जाऊंगा, स्ट्रेट ही दिखेगी अर्थ। लेकिन वास्तविकता में तो अर्थ सीधी नहीं है। ये बात तो अब प्रूवन है। और जितनी भी आजकल हमारी सैटेलाइट्स आकाश में जाती हैं उनसे ये अच्छे से समझ में आता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। और इस बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पुराने सेशंस में समझाया है। हम अर्थ के बाहर के बारे में तो जान चुके हैं, अर्थ का क्लासिफिकेशन जान चुके हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जान चुके हैं, किस तरह से होती है, देशांतर मतलब युगांतर, ये सब जान चुके हैं। फिलहाल अब हम जान रहे हैं अर्थ की इनर सरफेस के बारे में, अंदर से अर्थ कैसी है। चलिए एक कॉल लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अर्थ में कोई व्यक्ति कितनी गहराई तक आज तक गया होगा। क्या लगता है आपको, अर्थ की जो गहराई है वो अधिकतम कोई कितनी दूरी तक अंदर गया होगा? वो एक गैस वर्क लेते हैं और आप मुझे उसके बारे में बताएं। हाँ जी, तब तक आपके कमेंट्स आए, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। आप कब तक कमेंट का आंसर करते रहिए। हमें अर्थ स्फेरिकल पता है। मान लीजिए कि आप कहीं यहां पर खड़े हुए हैं, आपसे सवाल पूछा जा रहा है अर्थ के बीचों बीच केंद्र के बारे में। कहीं यहां पर केंद्र बिंदु है। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के जहां पर आप खड़े हैं वहां से केंद्र बिंदु कितना दूरी पर होगा।
आप अपने परसेप्शंस लगाएंगे। बच्चों ने बताना शुरू कर दिया है। हां जी, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 500 मीटर, 30 किलोमीटर, मैक्सिमम लोग गैस वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक इंसान के द्वारा जो अधिकतम ड्रिल किया गया है वो किया गया है 12 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 12 किलोमीटर तक। जो ड्रिलिंग है वो 12 किलोमीटर तक की गई है। और जो माइंस बनी है, अब देखिए ड्रिलिंग में और माइंस में क्या अंतर है वो भी मैं बता दूं। ड्रिल होता है बोरवेल टाइप की मशीन से, यानी कि जब आपने बोर होते हुए देखा होगा तो बोरिंग की मशीन चलती है ना, वो गोल 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 घूमते हुए नीचे तक जाती है। अधिकतम इंसान 12 किलोमीटर अंदर तक ही मशीन से ड्रिल करके देख पाया है। ठीक है। दूसरा सवाल, जब 12 किलोमीटर तक अंदर देख पाया है तो फिर माइंस जो बनती हैं, खान जहां से हम लोग कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, वो कितना गहराई तक गया है? तो इंसान सशरीर 6 किलोमीटर की गहराई तक आज तक पहुंच पाया है। यानी डीपेस्ट जो माइंस हैं वो 6 किलोमीटर तक गहरी हैं, और जो मशीन से पहुंच पाया है वो 12 किलोमीटर तक पहुंच पाया है। उसके बावजूद भी इंसान ये जानता है कि जहां वो खड़ा है वहां से पृथ्वी का केंद्र लगभग 6400 किलोमीटर दूर है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लगभग 6400 किलोमीटर अंदर पृथ्वी का केंद्र है। आप में से कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं ये कैसे पता चला? लॉजिकल है, एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, लगभग इतना ही दूरी निकलकर आती है। ठीक है। यानी अर्थ को ऊपर से नीचे तक नापा जाए, बीच में से तोड़ दिया जाए, यानी कि उससे केंद्र की दूरी तो पता चल जाएगी। अर्थ का केंद्र इतना भीतर है, इतने भीतर में इंसान मात्र इतना ही अंदर तक जा पाया है। और चैप्टर का नाम क्या है? अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी हम लोग अब यहां से आगे जो भी बातें करेंगे, 6400 की जगह कहीं 6334 लिखा है, कहीं 6300 लिखा है, हम लगभग लेकर चल रहे हैं। ठीक है। हमने क्या कहा? इंसान जितना पहुंच पाया है वो सब बातें अब उसके अनुभवों पर, और वो भी दिमाग ने किताबों से और विश्लेषणों से जो अनुभव लिए हैं उन पर आधारित है। यानी प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा है। अर्थात अब जो यहां से आगे बातें होंगी वो केवल कयास पर आधारित होंगी, और कयास लगाने के पीछे कोई ना कोई आधार होगा। जैसे आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप हमें इसलिए दिखाई दे रहे हो क्योंकि आप पर रोशनी पड़ रही है। सच्चाई है। सर आपका बोर्ड हमें इसलिए ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी लाइट बंद है। हमने कहा सच्चाई है। दैट मीन्स हर चीज में आप एक जब रीजनेबल आर्ग्यूमेंट देंगे तो बात समझ में आती है। फिलहाल के लिए अर्थ के बारे में जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो ये तो लॉजिकली प्रूवन है कि हां भाई इतना भीतर केंद्र है, लेकिन अंदर क्या है? यानी इसके अंदर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। ये जो बातें मैं अब आपको करने जा रहा हूं, ये सब बातें इंसान ने कुछ अनुभवों से, कुछ प्रायोगिक तरीकों से प्राप्त की हैं। भीतर तक कोई भी नहीं झांक पाया है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अर्थ की भीतर की संरचना जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जिस जगह हम रहते हैं अर्थ की भाषा में उसे क्रस्ट कहा जाता है। इसी वजह से अच्छा, मैं अक्सर जब इस बात को समझाता हूं, मैं दूध मलाई का कंसेप्ट देता हूं। हालांकि मेरा नाम किसी भी रिसर्च पेपर में नहीं छपा है, लेकिन मेरा अर्थ को समझाने का जो कंसेप्ट है दैट इज नॉन एज दूध मलाई कंसेप्ट। और उस दूध मलाई कंसेप्ट पे ही मेरी पूरी थ्योरी टिकी हुई है अर्थ को समझाने की। वो दूध मलाई कंसेप्ट मैं लेकर चलूंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ी जो लिखी हुई रीजनेबल बातें वो समझा देता हूं। जहां पर आप और हम खड़े होते हैं ये वाला क्षेत्र है, इसे आप क्रस्ट कहते हैं। सर मैं जमीन पर खड़ा होता हूं कि समुद्र में खड़ा होता हूं? मैंने कहा देखो, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो हमें यह लगता था कि बस समुद्र के अंदर पांव धरते ही अगर पैर स्लिप मार गया तो सीधा पाताल लोक में एंट्री होगी। यह फीलिंग हमें तब आती थी जब हमने बचपन में बहुत सारे धारावाहिक काफी गंभीरता से देखे हों।
उस समय के धारावाहिकों में ये दिखाते थे कि पाताल लोक की एंट्री सीधा समुंदर से होती है। हमारे मन में भय बैठ गया कि भाई धरती जहां तक दिखती है वहीं तक है, उसके बाद ढक्कन खुला है, पानी भरा है। आज भी बहुत सारे मेरे मित्र शाखा साथी ऐसे होंगे जिन्हें यह फीलिंग होगी कि अर्थ के केंद्र तक आर पार पानी भरा हुआ है। जब तक अर्थ की स्ट्रक्चर ना जान लें तब तक उन्हें शायद यह लगता हो कि अर्थ पर जहां इंसान रहता है, यानी एक टफ सी जगह जहां पर अर्थ है, जहां पर समुंदर नहीं है, और जहां समुंदर है वहां समुंदर में ये जो नीला नीला पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और यहां से एक भी कदम इधर चला और तैरना नहीं जानता, तो भाई साहब सीधा उसको केंद्र का दर्शन हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच करके एकदम टन से उसकी आंख खुलेगी, आइए आपका स्वागत है पाताल लोक में, ऐसा लगता है। वास्तविकता इससे उलट है। वास्तविकता क्या है? हम जिस जगह रहते हैं ना, इस जगह को जो कि टफ सरफेस है, इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद जो समुद्र का पानी हमें दिख रहा है, असल में वो भी क्रस्ट पर ही भरा हुआ पानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप दूध उबालते हैं तो मलाई के ऊपर पानी चला आता है। अर्थात ये नहीं कह सकते आप कि मलाई दूध के नीचे नहीं है। ये बात अभी व्यावहारिक रूप से आप समझेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा जाने कि ये पानी जो है ये भरा हुआ है एक और क्रस्ट की सरफेस पर। ये जो क्रस्ट की सरफेस जिस पर पानी भरा हुआ है, इसे हम ओशियनिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओशियनिक क्रस्ट के नाम से। तो पहला डाउट जो हमारा क्लियर होना चाहिए वो ये कि अर्थ की सरफेस से अंदर तक की दूरी जो 6400 किलोमीटर के अराउंड है, वो दूरी समुंदर से होकर नहीं नपती है। समुंदर भी अर्थ की तरह ही एक क्रस्ट का हिस्सा है। यदि किसी समझदार ने यह कहा कि अर्थ पूरी तरफ से, चारों तरफ से क्रस्ट से बनी है, तो समुंदर भी क्रस्ट का ही हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर क्रस्ट थोड़ी दबी हुई है और उस गहराई पर पानी भरा हुआ है। जैसे जब सड़क खुदी होती है तो बारिश का पानी कुछ गड्ढों में भर जाता है। कुछ जगह पर बारिश का पानी नहीं भरा होता, वो सीधे और दुरुस्त दिखाई पड़ते हैं, और कुछ जगह पर पानी भर जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस जगह पांव डाल दिया तो सीधा एंट्री पाताल में होगी। ऐसा तो नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट पर जहां जहां आप रहते हैं, जहां पर आप इंसान निवास है या जमीन है, उसे आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और वो हिस्सा जो पानी के नीचे दबा है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। फर्क उसकी गहराई मात्र का है। चलिए सर, ये बात भी समझ में आ गई। इन दोनों में से बढ़िया चीज कौन सी है सर? क्योंकि इंसान की नेचर है वो अच्छा और बुरा तलाशना चाहता है। हमने कहा बढ़िया से मतलब सर इस क्रस्ट पर इंसान रहता है। हमने कहा तो यहां पर बहुत सारे माइंस हैं, मिनरल्स हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। हमने कहा तो सर इसके पास क्या है? हमने कहा इसके पास मां है। और नहीं सर, हम जानना चाहते हैं कॉन्टिनेंटल की तरह इस बेसाल्टिक क्रस्ट के पास भी कुछ है क्या? हमने कहा बिल्कुल है। क्या है? हमने कहा इस पर भी पहाड़ हैं, माइंस हैं, मिनरल्स की खान है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशेस हैं। इसके पास सब कुछ है। तो क्या बात कर रहे हो? हमने कहा बिल्कुल। इसके पास माइंस कहां से हैं? इसके पास पर्वत कहां से हैं? मैंने कहा समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसा हिमालय जैसे पहाड़ समुद्र के अंदर समाये हुए हैं। यानी क्रस्ट अंदर से एक जैसा थोड़ी है, पहाड़ भी हैं, खांच भी हैं, मिनरल्स भी हैं, उनमें माइंस भी। आजकल इसी के अंदर तो रिसर्च चल रही है। अब इसे थोड़ा सा करंट से रिलेट करिए। मैंने कल परसों आपको आरएनए के अंदर एक सेशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यूनाइटेड नेशन हाल ही में
एक बहुत बड़े पैक्ट पर पहुंचा है जिसे नाम दिया गया था हाई सी ट्रीटी। कुछ याद आया? हाई सी ट्रीटी कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो याद करिए। यानी यूएन के सभी देश मिलकर के एक ऐसे समझौते पर पहुंचे हैं कि समुद्र से 200 नॉटिकल माइल के बाद, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो पानी है, अब उसे पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। निगरानी रखने का उद्देश्य क्या था? समुद्र के अंदर जो मिनरल्स और माइंस हैं उनकी सुरक्षित संरचना स्थापित करना। क्लियर? रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, बाकी जरूरत नहीं है, आप इसको तुरंत इससे रिलेट करें। ठीक है सर, आपने कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही जानकारी हमें आरएनए में और पढ़ाई थी। हमने कहा बताइए क्या? सर आपने हमें कहा था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने खोज की है। हमने कहा ठीक है, बताइए क्या? बोले आपने कहा था कि अर्थ की सबसे अंदर की जो संरचना है दैट इज दिस वन, उसका नाम था इनर मोस्ट कोर। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो आपको यह चीज ध्यान आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अर्थ के अंदर कई सारी परतें हैं। मैंने कहा बिल्कुल है। आपने अब तक जिसकी चर्चा की है वो कौन सी है? मैंने कहा मैंने तो अभी तक क्रस्ट की चर्चा की है। क्रस्ट के बाद कौन सी संरचना आती है? मैंने कहा क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है, क्रस्ट के बाद उस लेयर को मेंटल कहा जाता है। मेंटल बोले तो पागल? मैंने कहा नहीं भाई, मेंटल कहा जाता है, बस यूं समझ लीजिए, मध्यिका। बोले उसके बाद? मैंने कहा मेंटल के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो क्रस्ट की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है, उसे आउटर मेंटल कह दीजिए। एक वो हिस्सा जो कोर की तरफ है, उसे इनर मेंटल कह दीजिए। बोले ठीक है, लेकिन सामान्यतया यह क्लासिफिकेशन ज्यादा चर्चित नहीं है, चर्चित केवल मेंटल है। बोले ठीक है। उसके बाद? मैंने कहा उसके बाद फिर कोर वाला हिस्सा आता है। कोर वाला यानी केंद्र वाला, उसको वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा हुआ है। एक वो जो बाहर की तरफ है, उसे आउटर कोर नाम दिया गया। एक वो जो भीतर की तरफ है, उसे इनर कोर नाम दिया गया। सर ये सारे विभाजन कैसे कर लिए? हमने कहा इन विभाजनों को करने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्मोलॉजी का उपयोग किया। सर ये सिस्मोलॉजी क्या होती है? भूकंप का अध्ययन किया। भूकंप का अध्ययन क्यों किया? हमने कहा केवल इकलौती इस धरती पर वही ऐसी चीज है जो इंसान की एब्सेंस में भी ये बता सकती है कि भीतर का हाल क्या है। बोले ये कैसे संभव है? हमने कहा आज के सेशन में हम बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। फिलहाल के लिए आपने क्या क्या सुन लिया? सबसे बाहर क्रस्ट, उससे अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। कोर के दो हिस्से, एक बाहरी कोर आउटर कोर जिसे कहते हैं, एक भीतरी कोर जिसे आप इनर कोर कहते हैं। वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो इनर मोस्ट कोर नाम की भी कोई संरचना हाल ही में चर्चा में है। सर हम परीक्षा में पूछ लिया जाए तो क्या करके आए? केवल 4 ही हिस्से करके आए, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, चलिए अब आपको हम थोड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है अर्थ की संरचना। यह रहा क्रस्ट जो आपको बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, जिस पर मानव का अधिवास है या फिर समुद्र बने हुए हैं। सर ये कितना मोटा होता है क्रस्ट? जब आपने कहा कि यह केंद्र लगभग 6500 किलोमीटर दूर है, तो यह क्रस्ट कितना मोटा होता होगा? हमने कहा यह क्रस्ट लगभग 30 से 35 किलोमीटर मोटा है। क्या बात कर रहे हो? 30 से 35 किलोमीटर मोटा? मैंने कहा जी हां। मतलब सर इंसान अभी तक क्रस्ट के अंदर तक भी नहीं जा पाया है? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर मेंटल के बारे में उसे जानकारी कैसे मिली? मैंने कहा कई बार धरती अपना परिचय खुद देती है और फाड़ के बाहर आती है। बोले वो क्या होता है? हमने कहा उसे आप ज्वालामुखी कहते हैं। क्या बात कर रहे हो? हमने कहा जी हां, कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी बाहर बनकर आते हैं, यानी अंदर से मेंटल के अंदर पिघला हुआ लावा एकदम बाहर निकल कर आता है। बोले इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बड़ा गुस्सा हो रहा है। हमने कहा हां हां, वो गुस्से में उबल रहा है एकदम कि मैं फाड़ के बाहर निकलूंगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का अर्थ यह है कि अंदर से वॉल्केनो बाहर आते हैं तो ही पता चलता है कि क्रस्ट के नीचे कितनी गर्मी है। आप पूछेंगे कितनी गर्मी है, ऐसे क्यों बोल रहे हो?
हमने कहा भाई साहब इतनी गर्मी है कि जहां ये आ जाते हैं वहां दूर दूर तक इंसान बचता नहीं है, कई कई किलोमीटर तक। शोले का डायलॉग बोलता है कि कह देना। ठीक है, तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है एकदम रेड ब्रिक जैसा, असल में ये रेड ब्रिक नहीं है, उबलता हुआ दूध है। सर आप कुछ कह रहे थे, हमने कहा क्या कह रहे थे? आपने कहा था कि दूध मलाई कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैंने कहा हाँ कह रहा था। मैंने कहा फिलहाल यूं समझो ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। बोले समझना क्या है, ये तो दिख रहा है, इसमें दूध मलाई क्या है? अरे मैंने कहा भाई ये जो वॉल्केनो वाला हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, असल में ये लिक्विड हिस्सा है। लिक्विड हिस्सा है बोले तो मैंने कहा मेंटल जो है वो दूध की तरह पिघला है, लसलसा सा है। बोले अच्छा, इसी को मेंटल के अंदर है तो मैग्मा कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? मैग्मा। और जब ये फाड़ के बाहर निकलता है तो इसी को हम लावा कहते हैं। बोले लावा का एक मोबाइल आता है? मैंने कहा हां। अरे तभी तो नाम रखा था उसका, फाड़ के बाहर निकला है। क्या फाड़ दिया उसने? हमने कहा क्रस्ट को फाड़ दिया। क्रस्ट फटती है क्या? हमने कहा बिल्कुल। कैसे? हमने कहा जैसे जब आप दूध उबालते हैं तो दूध के उबालने से मलाई में दरार आ जाती है। अच्छा, इसी को आप दूध मलाई कंसेप्ट कह रहे थे क्या? हमने कहा हां। बड़ा फर्जी सा है सर, ये फीलिंग ही नहीं आई। हमने कहा हां भाई, आपको केवल इतनी फीलिंग लेनी है कि वो दूध ने उबाला मारा तो मलाई फटी। दूध ने उबाला क्यों मारा? क्योंकि नीचे आपने बर्नर लगा रखा था, आपने गर्म करने पर चढ़ा रखा था। तो सर अर्थ के नीचे कौन बर्नर लगा के बैठा है? हमने कहा उसके नीचे कोर जो है ना, वो कोर लगा के बैठा है, यानी बर्नर लगा के बैठा है। कोर ज्वलंत है, जल रहा है, इतना तापमान कि जो सूर्य है उसके आउटर का जो कोरोना है, जो आउटर स्फीयर है जहां से सन की रोशनी बाहर आती है, लगभग उससे मिलता जुलता टेम्परेचर कोर का है। इसी वजह से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अर्थ इटसेल्फ सूर्य का एक टुकड़ा था। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका कोर अभी तक इतना गर्म है, जबकि इस अर्थ को बने अरबों साल हो चुके हैं। 4.5 अरब साल के प्रमाण वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन से निकाल लिए हैं। उसके बावजूद भी अर्थ के अंदर का कोर धधक रहा है। इसका अर्थ है कि यह कभी ना कभी किसी ना किसी बड़े ज्वलंत हिस्से का या ज्वलंत स्टार का हिस्सा था। यह ज्वलंत स्टार सूर्य हो सकता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आज तक गर्म है लेकिन बाहर से जम चुका है, ठंडा हो चुका है। इसका अर्थ है कि यह सूर्य मंडल में जो चक्कर लगाता है उसका बहुत बड़ा रीजन संभव होगा कि सूरज ने अपने में से टूटे हुए हिस्सों को अपने ही आकर्षण क्षेत्र में रखा होगा और वो आज तक उसी के चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ सूरज से टूट के निकली होगी, एक थ्योरी ऐसा मानती है, और उसके पीछे जो टेम्परेचर है वो एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। अदरवाइज अर्थ के केंद्र में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये प्रमाणित करता हो कि इसके अंदर इतना टेम्परेचर कैसे आएगा। आप पूछेंगे कि सूरज पे तो टेम्परेचर का बड़ा कारण हीलियम और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन सूरज पर भी किसी ने अंदर जाके नहीं झांका। सूरज पर जो भी देखा वो लोगों ने बाहरी एटमॉस्फेयर को देखा। सूर्य के बाहरी क्षेत्र में हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या पता सूरज के अंदर भी अर्थ के समान ही स्ट्रक्चर्स हों। फिर एक सवाल बनता है, तो सर अर्थ भी गोल सूरज भी गोल, ये कैसे संभव है? गोल में से गोल टुकड़ा कैसे निकल सकता है? मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे पहाड़ के टूटने पर जितने भी पत्थर निकलते हैं वो घिस घिस कर गोल गोल हो जाते हैं। जब अपने चारों तरफ आप नदियों के पत्थर को इकट्ठा करेंगे तो उस पत्थर में कोई किनारा होता ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप ले चुके होते हैं, वो अंडाकार आकृति ले चुके होते हैं घिस घिस कर। ऐसे ही संभव है कि इतने लंबे समय से सूरज और उसके चारों तरफ सौर मंडल के चक्कर लगाते हुए ये सब ग्रह घिस घिस कर अपने अंश को तोड़कर अलग करते गए और स्फेरिकल, जिसमें सबसे कम प्रतिरोध संभव है, उस आकार में चले गए। सर ये किस दुनिया में आ गए हैं हम?
हमने कहा फर्जी दुनिया में। फिर से मुद्दे पर लौटते हैं। मुद्दा यह है कि इसके अंदर मेंटल है और वो उबल रहा है। उसके उबलने से क्रस्ट जो है उसमें दरार आती है और मेंटल बाहर निकल के आता है। आप में से बहुत सारे लोग जब मैं इस तरह की चर्चा करता हूं एक अलग ही दुनिया में जाने की चेष्टा रखते हैं। इसी कारण से कमेंट बॉक्स बहुत सारी संभावनाओं से भर जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके अंदर आज एक नए वैज्ञानिक ने जन्म ले लिया है। हाल ही में एक विद्यार्थी मित्र ने मुझे खुद की रिसर्च तक लिखकर व्हाट्सएप पर भेज दी। उसने कहा कि उसे लगता है कि धरती ऐसे बनी होगी, उसे लगा कि यह चीज ऐसे हुई होगी। निश्चित ही यह ज्ञान है जो आपको सोचने की दिशा देता है, लेकिन मैं इतना भी ज्ञानी नहीं और मैं इतना भी आपको ज्ञान नहीं दे पा रहा हूं जिससे आप रिसर्च का आधार बना लें। ये फाउंडेशन नॉलेज है जो हर बालक को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे होना चाहिए और होता भी है, चाहे फिर वो स्टेट पीसीएस या फिर वो एसएससी जिसकी भी तैयारी कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं साथियों। कोर से आगे की कहानी। तो हमने मेंटल बताया, मेंटल के बारे में कहा कि ये लिक्विड पिघला हुआ हिस्सा है। फिर कोर के बारे में बताया, कोर आउटर कोर जो कि लिक्विड है और इनर कोर जो कि सॉलिड है। वैज्ञानिकों का मत है, वैज्ञानिकों का मत क्या है? वैज्ञानिकों का मत यह है कि यहां पर जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग प्रवृत्ति के हैं। कैसे? बोले अर्थ की जो क्रस्ट है उस क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें प्रमुखता या प्रचुरता से सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो मेंटल वाला हिस्सा है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो इनर वाला हिस्सा है उसमें निकल और आयरन का भाग पाया जाता है। यही निकल और आयरन संभवतया पृथ्वी के मैग्नेटिज्म के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। ठीक है, पृथ्वी को और अब थोड़ा आगे बांट कर देखते हैं। यह रखा 6378 किलोमीटर। इसी को मैंने आपसे कहा था लगभग 6400 किलोमीटर पर अर्थ का केंद्र है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि क्रस्ट 35 किलोमीटर के आसपास मोटी है, लेकिन जब 10 किलोमीटर ऊंचा इटसेल्फ हिमालय हो या फिर 10 किलोमीटर गहरा मैरियाना ट्रेंच हो, ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट फिगर कोट कर पाना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इस क्रस्ट में भी एक ऐसा हिस्सा जो पथरीला है उसे हम अपर क्रस्ट या लिथोस्फीयर कहते हैं। अर्थात एक वो हिस्सा जो मेंटल के ऊपर रह करके केवल मेंटल के ऊपरी सतह के रूप में सॉलिड हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध ठंडा होकर मलाई बन जाता है, ऐसे ही मेंटल के ऊपर का वो हिस्सा जो पथरीला हो गया है और देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो ठंडा होकर के टाइट हुआ होगा, उसे लिथोस्फीयर कहा गया। जिस प्रकार से मलाई दूध पर रहती है और मलाई दूध पर सिरकती है, ऐसे ही लिथोस्फीयर उस दूध के ऊपर या फिर उस चिकने तरल के ऊपर खिसकता है। उस चिकने तरल को एस्थेनोस्फीयर कहा गया है। उस चिकने तरल को एस्थेनोस्फीयर कहा गया है। यहां पर दो टर्म आपको सीखनी है, ये आपको टर्मिनोलॉजी है जो याद रखनी है। सबसे पहले जो जमा हुआ क्रस्ट का मोटा हिस्सा है उसे नाम लिथोस्फीयर दिया गया। कुछ मित्र मेरे ऐसे होंगे जो यहां पर इस समय चाहेंगे कि उन्हें ये हिंदी में बताऊं। भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं, आप लिथोस्फीयर भी पहली बार सीखेंगे और इसकी हिंदी भी पहली बार सीखेंगे, इसलिए आप इसे एज इट इज याद रख लें। ऐसे ही जो एस्थेनोस्फीयर है उसे आप ऐसे ही याद रख लें कि एक चिकना हिस्सा है जो लिक्विड फॉर्म में है और लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर ही टिका हुआ है। एस्थेनोस्फीयर अपने आप में मेंटल का ही हिस्सा है जो कि लिथो के जस्ट नीचे है, जो कि लिथो के जस्ट नीचे है। सर लिथोस्फीयर कितना मोटा है, सॉरी मेंटल कितना मोटा है? सतह से मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। अगेन यहां पर मैंने फिगर लिखा था, क्रस्ट की गहराई 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसी तरह मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह 2900 किलोमीटर का हिस्सा है।
आप पूछेंगे सर ये इतनी सारी लाइनें क्यों बनी हैं? हमने कहा वैज्ञानिकों ने अपने अपने एनालिसिस पर इस मेंटल को भी भागों में बांट दिया। कैसे भागों में बांट दिया कि मेंटल में संभव है एक हिस्सा जो बाहर की तरफ हो वो आउटर मेंटल हो, एक हिस्सा जो अंदर की तरफ हो वो इनर मेंटल हो। बोले ठीक है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ डिसीजन लिया। हमने कहा बिल्कुल लिया। क्या? घनत्व के आधार पर अर्थ को बांटने का प्रयास। क्रस्ट, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, लोअर मेंटल, फिर कोर मेंटल और फिर कोर। बोले सर इसका तर्क क्या निकला? हमने कहा इसका तर्क यह निकला कि जिसे आप अभी तक क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते आ रहे थे, वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार उस भाग को सहूलियत के अनुसार और घनत्व के अनुसार विभिन्न भागों में बांट दिया। सर वैज्ञानिकों को घनत्व का अंदाजा कैसे लगा? हमने कहा भूकंप से लगा। भूकंप से क्या मतलब है? आप बार बार ये कहते हैं। मैंने कहा चलो पहले मैं ये सिखा देता हूं, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा इसके अंदर की जानकारी में। बोले बताइए क्या सर हम अभी अर्थक्वेक के बारे में जानने वाले हैं? मैंने कहा नहीं, अर्थ की अंदर की संरचना वैज्ञानिकों को कैसे पता चली इस बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि आपके मन में अभी तक यह सवाल बहुत तेजी से उमड़ रहा होगा कि यार अंदर जब कोई गया ही नहीं तो पता कैसे चला। यह सवाल बहुत भारी सवाल है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सवाल इतना भारी है क्योंकि उनके मन में अगर कोई एक सवाल पहले अटक गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, उस विषय में नॉलेज लेने, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो ये चीजें हमें बहुत तंग करती हैं। आसान भाषा में केवल इतना समझते हैं। विचार करिए कि अर्थ एक गेंद जैसा है, गोल है, एकदम स्फेरिकल संरचना है। विचार कर लीजिए, विचार करने में क्या है? ठीक है। अब जब अर्थ स्फेरिकल संरचना है तो इस पर विचार करिए कि इसके सरफेस पर हमने टन जैसी आवाज करी। आपने अर्थ की संरचना के ऊपर, अर्थ की सरफेस पर केवल एक बार बस ऐसे टक से आवाज करी। आप कह रहे हैं, आप तो ऐसा समझ रहे हैं अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश की पावर आप में अकेले आ गई हो। अरे हमने कहा भाई कल्पना करिए कि ऐसा हो रहा हो। बोले क्या? अर्थ की संरचना पर टन सी आवाज थोड़ी आएगी सर, आप क्या मतलब बात कर रहे हैं? अरे हमने कहा चलो छोड़ो, ऐसा समझो जब आपने ऐसी आवाज करने की चेष्टा की होगी तो हल्का सा वाइब्रेशन क्रिएट हुआ होगा। आप तो थाली बजाने जैसी घटना कह रहे हैं। हमने कहा ऐसा कर लो, मोदी जी ने बजवाई तो थी, ध्यान कर लो ऐसा कुछ हुआ था क्या? बोले हां याद तो आ रहा है। अगर हम थाली की एक नोक पे या थाली को कहीं से भी यूं चोटी मारकर बजाएं तो उसका वाइब्रेशन हमें दूर तक फील होता है। यानी वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं। सर एक काम करो, पत्थर पे मार के बताओ, दिखाओ वाइब्रेशन आता है कि नहीं। मैंने कहा आता है भाई। कैसे आता है? हमने कहा एक काम करो, अपने घर की बगल में से कभी डीजे बजता हुआ जाने दो। वो डीजे जो आवाज करता है ना, उतने में ही आपके घर में झंझनाहट आ जाती है। यानी नॉइज मात्र से आपका घर हिलने लगता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साहब ये तो गजब चीज है। यानी अर्थ जो है वो वाइब्रेट होती है। हमने कहा भाई साहब जब एक इत्तू सा डीजे आपके इतने बड़े घर को जुन 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 हिला देता है, सोचो जिस दिन अर्थ खुद नाचने के मूड में आ जाए उस दिन क्या होगा। कैसे आ जाएगी नाचने के मूड में? अरे हमने कहा रुको यार, वो तो कल बताएंगे, उसी को तो अर्थक्वेक कहते हैं। फिलहाल तो ये फीलिंग लो कि ये वाइब्रेशन आती है कि नहीं आती है। बोले गुरुजी जच तो रही है, आती तो होगी। हमने कहा चलो तो फिर एक सवाल पूछते हैं आपसे, बताओ अगर मैं अर्थ को एक ऐसा चौकोर सा, या अर्थ छोड़ो एक पत्थर का जैसे यहां पर मैं देख लेता हूं, ठीक है ना? हाँ जी, दीपक ठाकुर लिख रहे हैं कि वो थाली बजा रहे थे टेस्ट करने के लिए, मां ने आकर चप्पल उठा के मार दी। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होंगी। समझ गए? मम्मी समझ रही होंगी रोटी मांग रहा है ये, समझ रहे हैं? कोई नहीं, इधर देखो, फिलहाल पिटाई से बचो, पढ़ाई पे फोकस करो। ये जो आपको मैंने दिखाया, ये मान लो एक बहुत बड़ा शिलाखंड है, बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है? मैंने कहा आप यहां पर हैमर से एक चोट मारिए। आपने इस जगह चोट मारी हैमर से, ले गदा दम से। मुझे केवल इतना सा बता दो, ये बहुत बड़ा पत्थर है। बहुत बड़ा पत्थर से मतलब है मेरी हाइट के बराबर मोटा पत्थर है, ठीक है? बोले हां। अब इस पर ना हैमर से जब चोट मारी
तो केवल मुझे इतना बता दो, ये वाला हिस्सा वाइब्रेशन फील करेगा या फिर मुझे नीचे की तरफ भी वाइब्रेशन फील होगा? ए और बी, बताइए वाइब्रेशन केवल ए साइड आएगा या बी साइड भी इस चोट के मारने का वाइब्रेशन आएगा? ये पत्थर खोखला नहीं है। बताइए, ए साइड ही आएगा या वाइब्रेशन बी साइड भी जाएगा? आ गया? अंकिता होरे ने लिख दिया बी साइड भी जाएगा। कोई और? ए और बी दोनों साइड आएगा ना? डन है। आपने पता है इस चीज पर डन क्यों लिखा? क्योंकि इसको देख करके तो आपको ऐसी फीलिंग आई कि हां सर दोनों साइड आएगा, लॉजिकल है, क्योंकि इसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं। बस अर्थ के केस में यह है कि आप उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे। कैसे? हमने कहा अर्थ भी तो एक बहुत बड़ा शिलाखंड है, उसमें यहां कहीं वाइब्रेशन आई, वो वाइब्रेशन दूसरी तरफ तक फील होगी। आप बस इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना दूर का आप देख नहीं पा रहे। वैज्ञानिक देख लेते हैं अर्थ को ऊपर से भी और नीचे से भी, खूब सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं अर्थ के। थोड़ा बहुत रीजनिंग बनी इस बात को लेकर कि अगर अर्थक्वेक है तो उसकी फीलिंग दूसरी तरफ भी होगी, थोड़ी बहुत तो फीलिंग बनी होगी। बोले हां, पर मैंने कहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ के जस्ट अपोजिट साइड चीजें फील नहीं होती। बोले क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा यही तो, जस्ट अपोजिट साइड चीजें फील नहीं होती, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर होती हैं। अर्थात थोड़ी यों घूम जाती हैं, थोड़ी यों घूम जाती हैं, जस्ट आर पार कोई भी चीज फील नहीं होती। बोले अच्छा, तो फिर आपका दिमाग दौड़ने लगेगा कि सर अगर धरती गोल है तो इधर मान लो भूकंप आया तो इधर कभी भूकंप नहीं आएगा। मैंने कहा मान लो ऐसा सही है, जस्ट आर पार सेम फीलिंग नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? हमने कहा उसका कारण भी बताएंगे। फिलहाल ये मान लो एक लाइन बोल रहे हैं हम कि इधर कभी भी ये लाइन नहीं जाती। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हो? हमने कहा हम तो केवल पूछना चाहते हैं कि क्या धरती का कोई हिस्सा ऐसा भी होगा जहां पर भूकंप नहीं आता होगा? इस विषय के सवाल को बचा के रखना, कल शाम को जब मैं भूकंप आपको पढ़ाऊंगा ना उस समय, क्योंकि कल के सेशन में हम अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक में यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप खुद लिख के पूछ लेना कि सर क्या अर्थ का ऐसा कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां भूकंप ना आता हो। ठीक है, हम लेकर के आपको कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल रुकते हैं और वापस मूल मुद्दे पर आते हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि वाइब्रेशन सभी तरफ जाते हैं, और जब वाइब्रेशन सब तरफ जाते हैं तो अर्थ की भीतर की संरचना जो है उसको वाइब्रेशंस के आधार पर ही कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, वाइब्रेशंस टेढ़े क्यों घूमते हैं ये कल जब मैं अर्थक्वेक का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब तक हम जो चीज जान चुके हैं वो ये है, अर्थ की ऊपर की संरचना क्रस्ट है, उसके भीतर मेंटल है और उसके भीतर कोर है। क्रस्ट दो तरह का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और बेसाल्टिक क्रस्ट, या आप ओशियनिक क्रस्ट उसे कह सकते हैं। मेंटल भी दो तरह का है, अपर मेंटल और इनर मेंटल। कोर भी दो तरह का है, आउटर कोर और इनर कोर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने अभी आपको शुरुआत में बता दिया था, शुरुआत में जो सबसे ऊपर का हिस्सा था वो सियाल था, फिर सीमा था, फिर निफे था। यानी शुरुआत में सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, और निकल और आयरन। मैंने आपसे कहा पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा कारण इस निकल और आयरन का पृथ्वी के केंद्र में होना है। इसी कारण पृथ्वी चुंबकत्व शो करती है और इसी कारण पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स शो करती है। हम लोग एक दूसरे से जो आकर्षित फील करते हैं उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण पृथ्वी के केंद्र में मैग्नेटिक एलिमेंट्स का होना है। इसी से हम लोग चिपके हुए फील करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की जानकारी मिल गई। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हुए क्या पाते हैं कि अर्थ पर जो संरचनाएं बनी हैं, इन संरचनाओं में जो सबसे ज्यादा लर्निंग वाला काम आपको करना है, क्योंकि बस मैं आपको आखिरी पॉइंट समझाऊंगा,
इसके बाद जो मटेरियल है, जैसे मैं आपको अभी सेशन पूरा होने के बाद अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पर, उसे आप सेल्फ रीड करना चाहेंगे, सेल्फ रीड करिएगा। थ्योरी है, बहुत आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे। ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना, सब आसानी से समझ में आ जाएंगी। जो नहीं आएंगे उनको मैं समझा दूंगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड्स हैं 10-15, मतलब मुश्किल से 1 पेज भर का नॉलेज है, आप रीडिंग लगा लीजिएगा। आगे सुनते हैं। हमने कहा कि जो ये क्रस्ट वाला हिस्सा है ना, इस पूरे क्रस्ट वाले हिस्से से लेकर अंदर तक के हिस्से को वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर जो एक्सपीरियंसेस उन्हें मिले, उन्होंने इसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में नाम दे दिया। लेयर से मतलब जैसे आप क्रस्ट से मेंटल जा रहे हैं, क्रस्ट से मेंटल जाते समय आपको जो सबसे पहली रुकावट मिली उसका नाम मोहर विविक दिया। चूंकि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि क्रस्ट यहां खत्म हो रहा है, इसके बाद मेंटल शुरू हो जाएगा, उस परत का नाम मोहर विविक डिसकंटिन्यूटी रखा, ठीक है। ऐसे ही क्रस्ट के 2 हिस्से, जैसे हमने क्रस्ट के, मेंटल के, कोर के बताए हैं, ऐसे ही क्रस्ट के भी 2 हिस्से होंगे, एक अपर क्रस्ट और एक इनर क्रस्ट। अपर और इनर के बीच का जो हिस्सा था, यानी अपर और इनर को जो अलग कर रहा था, उस डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी इन्हें रटने के बहुत सारे ट्रिक्स भी निकाल चुके होते हैं। अब तक अगर लिख चुके हो तो CMR गोलू लिखा जा चुका है, कमेंट बॉक्स में आ भी चुका है। इनको याद करने की ट्रिक निकाल रखी है मेरे साथियों ने, और वो ट्रिक है CMR गोलू, ठीक है ना। अब वो CMR गोलू याद करने का तरीका क्या है? ऊपर ही ऊपर जो क्रस्ट के दोनों लेयर हैं उनकी जो मध्यता है, यानी डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी क्या है? क्रस्ट के दोनों हिस्सों में जो एक दूसरे से अलग करने वाली बाउंड्री है। हालांकि कोई एज सच बाउंड्री है नहीं, लेकिन होता है ना कि अब तक ऐसा था, अब बदल गया, तभी तो नाम अलग मिला। तो वो जो हिस्सा जहां पर एक दूसरे से ये अलग होते हैं उसे कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहा गया। उसके बाद मोहर विविक क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया। ऐसे ही अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करने वाले को रैपिटी डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया। ऐसे ही इनर मेंटल को आउटर कोर से अलग करने वाले को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया। और आखिर में जो आउटर कोर है उसको इनर कोर से अलग करने वाले को लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नाम दिया गया। कुल जमा बात यह है कि अपने आप में एक चीज को दूसरे से अलग करने वाले को एक नाम दिया गया है, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, हिंदी में असंबद्धता। नाम वैज्ञानिकों के आधार पर दिए गए हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज की थी। जब पेपर में पूछा जाएगा तो सवाल कैसा होगा? सवाल होगा इन डिसकंटिन्यूटियों को सही क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी अर्थ की सतह से अर्थ के केंद्र की दिशा में जाते समय जो डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेंगी उन्हें व्यवस्थित करें। आप कर पाएंगे, बेहतर है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है? मोहर विविक डिसकंटिन्यूटी किन दो के बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच, मेंटल आउटर और इनर के बीच, इनर कोर आउटर कोर के बीच। अर्थात ये जो शब्द आपको बहुत आसानी से याद हो गए या देखकर आपको लगा कि यार केवल 7 ही तो हैं, ऐसी स्थिति में आपको यह तय रहे कि कौन सी चीज कहां है, यह हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी। आप पूछेंगे हम कैसे ध्यान रखेंगे? मैंने आपसे कहा ना, जब अर्थ के अंदर ऑलरेडी हमने 3 हिस्से बना रखे हैं तो क्रस्ट के बीच में ऑब्वियस है ना, क्रस्ट के बीच में एक हो गई, क्रस्ट को मेंटल से ऊपर वाले से कवर करने के लिए एक और हो गई, मेंटल के दोनों हिस्सों को कवर करने के लिए एक और हो गई, मेंटल को आउटर कोर से करने वाली एक और हो गई, आउटर कोर को इनर कोर से करने वाली आराम से सिस्टमेटिक ढंग से तैयार हो गई। तो सबसे पहले कॉनरोड, मोहर विविक, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेमैन। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, कॉनरोड, मोहर विविक, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेमैन। ठीक है, आप लोग इसे अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, आपका कोई भी अपना तरीका अपनी सहूलियत के हिसाब से भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 5 डिसकंटिन्यूटी में 7 बोल रहा हूं।
ठीक है, तो यहां पर 5 डिसकंटिन्यूटी याद करने के लिए आपका अपना तरीका आप इजाद कर सकते हैं। जैसे कॉनरोड संगमा अभी हाल ही में चर्चा में रहे, उन्होंने मोह में यानी प्यार में किसी को रैप्टा मार दिया। रैप्टा माने थप्पड़ मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लोग गुटरगू करके लेमैन से यानी आम आदमी से बातें कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसको आप कैसे भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ भाई, अभिनव लिख रहे हैं कि कृपया करके वीक में 6 दिन पढ़ाया करें, आपसे पढ़कर अच्छा लगता है। मुझे भी तो पढ़ा के अच्छा लगना चाहिए ना भाई, मेरे लिए भी तो थोड़ा रेस्ट, या मेरा भी तो परिवार है, उससे आप विचार कर लें। मुझे सोचो, मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था, उसका सेल्फ से डिसिप्लिन के तहत मैं कल आपकी क्लास लेने जा रहा हूं। मैं अपना परिवार का जो ट्रिप था, जो मेरे साथ वो समय बिताते हैं, उसे कैंसिल करके मैं आपकी क्लास में एंगेज होने वाला हूं। आप भी जानते हैं कि अगर मैं 7 दिन आपके साथ एंगेज रहा तो मुझे काम करने का मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आवश्यकता होती है 5 दिन काम करके, 6ठे दिन आराम करके, 7वें दिन अगले दिन की तैयारी करने में। हमको 2 दिन का ब्रेक असल में चाहिए नहीं होता है। संडे तो हमारा पूरा वर्किंग होता है, हमारी पूरी टीम वर्क करती है। सैटरडे ही ऑफ होता है हमारे लिए। संडे के दिन तो मंडे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना? निश्चित ही आप सही चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ परेशानियां हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। नजीम खातून पूछ रही हैं कि नजीरा खातून, करंट अफेयर का टेस्ट सुबह 10 बजे है बेटा, संडे के दिन। ठीक है, हाँ जी। विपुल पूछ रहे हैं इनर मोस्ट कोर के लिए अभी तक कोई भी नाम इसके लिए डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो हमने आपसे क्या कहा, इसको याद रखने के लिए कॉनरोड संगमा, जैसे CMR गोलू तो याद हो गया, CMRG और L, CMR गोलू, ये तो सबसे आसान ट्रिक है। अपने तरीके से अगर आप याद रख सकें तो तरीका होगा कॉनरोड संगमा। ठीक है, एक नाम है, याद रख लीजिएगा। उन्होंने प्यार में, मोह में, मोह के धागे, पेपॉन का सॉन्ग है, मोह में रैप्टा धर दिया, थप्पड़ मार दिया। किसको मार दिया? एक व्यक्ति को, जिसको उन्हें देखकर लगा कि ये गुटरगू कर रहा है। गुटरगू मतलब नजदीक से बातें कर रहा है। ठीक है, किससे? लेमैन से, एक आम आदमी से। अपन कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, क्लियर? डन। तो कॉनरोड, मोहर विवेक, रैप्टी, गुटेनबर्ग, लेमैन, ये हो गई आपकी डिसकंटिन्यूटी। अब यहां से आगे की जिम्मेदारी आपकी। क्या जिम्मेदारी? ये चीजें लिखी हुई हैं कि एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, लर्न कर लेना। इन्हें मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो भी कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। ठीक है ना? ये सिस्मोग्राफ वाली जो बात है, ये मैं कल सिखाऊंगा आप लोगों को, बोल चुका हूं। ये क्रस्ट कितनी गहरी होती है, किससे बनी होती है, ये मैं बोल चुका हूं, एक बार लर्न कर लेना। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, है ना? फैक्ट्स वाली चीजें मैंने आपसे पहले भी कही थी। क्या? डेंसिटी, एटमैक्स डेंसिटी और लेंथ, यही याद करनी है आपको। बाकी सब चीजें मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अर्थ की आंतरिक संरचना यही समाप्त होती है। कल हम भूकंप का अध्ययन करेंगे आपके साथ। आज ही कुछ बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें एक बार देख लेता हूं। सर मेरे पापा वाला कमेंट निकल गया। बहुत तेजी से कमेंट निकल रहे हैं। मेरी मम्मी भी नॉलेज के लिए आपकी क्लास देखती हैं। माता जी को हमारी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिएगा। पार्ट 5 के 25 क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसे कैसे संभव है? हमने दिए थे। 1 मिनट होल्ड करिए। कल वो सवाल नहीं डाले थे क्या? ऐप पर टाइम कैलकुलेशन, अगर नहीं डाले होंगे तो अभी डलवा दूंगा बेटा, है ना? सर आपकी टीचिंग स्टाइल माइंड ब्लोइंग है। राहुल कुमार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके साथ समय कब पता खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, है ना? टाइम बहुत तेजी से आपके साथ खत्म होता है। और वीक में हम 5 दिन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और इन केस अगर यहां से आगे रिक्वायर्ड हुआ तो हम समय बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार में ही हमने बढ़ा दिया तो आपकी रुचि सब्जेक्ट से स्वतः ही समाप्त हो जाए। बेटा ये बोल रहे हैं डाल दिए थे,
हरीश कुमावत भी लिख रहे हैं कि डाल दिए हैं क्वेश्चन। तो बेटा ऐसे आप सीधा आकर ब्लेम मत करिए, हमारी टीम का भी मैसेज आ गया, आपके साथ वालों का भी मैसेज आ गया कि क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लें, है ना। A4 में जो अपना लास्ट चैप्टर गया है ना, उसको मैं टाइप करवा के A4 साइज में दे दूंगा। आप अभी पीपीटी से पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी का थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा हो जाने दीजिए, उसे A4 बुक फॉर्मेट में लाके मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर को भी और इन वाले चैप्टर्स को भी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। क्लियर। फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है गोलू कुमार। बेटा ये जो आप टेक्निकल एरर बता रहे हो ना, इसके लिए मैंने मेरी टीम को बोला था एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो आपके ऐप पर डाल देंगी, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि एप्लीकेशन पे एक और अपडेट आना था आज। कल मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करके कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करना है, वो शुरुआत में ही जैसे ही आप ऐप पर एंट्री करेंगे वहां सारे फीचर्स वहां पे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ठीक है। परेशान मत होइए। क्लियर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। लैपटॉप पर अभी क्लास इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि हमने वेबसाइट से काम नहीं कर पा रहे हैं, केवल एप्लीकेशन से ही चला रहे हैं। लैपटॉप से हमें परेशानियां बताई गई कि वहां पर कुछ हैकिंग वगैरह हो जाती है। ऑलरेडी हमारे इस ऐप को बनने के 2 दिन बाद ही कुछ लोगों ने हैक कर दिया था, तो हमसे कुछ प्यार ज्यादा है लोगों का, तो वो हमें प्यार इस तरह से प्रेषित कर देते हैं। बाकी तो यही है। विकास बिल्कुल करेंगे भाई, जिम शिम भी करेंगे, थोड़ा जल्दी से चीजें सेट हो जाएं फिर करते हैं डेफिनेटली, है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं। शुभ रात्रि।